नमस्कार। मैं बेसिक की शिक्षिका वंदना अग्रवाल अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी सरकार के मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी शिक्षक साथियों के लिए 3 मॉड्यूल्स प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से एक है आधारशिला, दूसरा है ध्यान आकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। तो ध्यान आकर्षण के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आधारशिला यानी फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस लिए है। तो आधारशिला हस्तपुस्तिका में या मॉड्यूल में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे और उसका हमारी टीचिंग में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी अनुक्रमणिका या फिर इसका इंडेक्स देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें कुल 6 भाग हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जो विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे हैं क्विज, उनमें जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो ये फाउंडेशन लर्निंग है या आधारशिला है, इसके कुल कितने भाग हैं। तो इसके कुल 6 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 में इसकी अवधारणा और आवश्यकता और इसका उपयोग हम कैसे करें, और इसमें हिंदी और गणित भाषा के लिए लक्ष्य और संकेतक दिए गए हैं। इसके अलावा जो 50 दिन का फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, उसकी दैनिक समय सारणी दी गई है। भाग 2 में भाषा के विकास पर चर्चा की गई है। तो भाग 3 में आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास कैसे हो, इस पर चर्चा की गई है। जबकि भाग 4 हमें बताता है कक्षा 3, 4 और कक्षा 5 में भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन यानी 3 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके कौशल विकास के तरीके बताए गए हैं और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई है। भाग 5 में आकलन है, यानी कि आरंभिक स्तर पर हम आकलन और मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन कैसे करेंगे, उनका विषयवार और कक्षावार आकलन कैसे करेंगे। जबकि भाग 6 में शिक्षक प्रदर्शन, आकलन और सुधार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, उसकी दैनिक समय सारणी के साथ साथ साप्ताहिक कार्य योजना जो कक्षा 1 और 2 के लिए है और 2 विषयों के लिए है, हिंदी और गणित, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो ये मैं संक्षेप में आपको इसके सभी भागों के बारे में जानकारी दूंगी। ये पहला पार्ट है, देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं। बाकी की फिर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि भाग 1 में आप देख सकते हो, भाग 1 में ये बताया गया है कि हम इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें, लर्निंग आउटकम का क्या अर्थ है और उसका वर्गीकरण भी किया गया है। लर्निंग आउटकम्स को इसमें वर्गीकृत करके भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और आवश्यकता। तो हम देखते हैं कि शुरुआती कक्षाओं में हमारे बच्चों को जितना आना चाहिए वो उतना नहीं सीख पा रहे हैं। अगर कुछ बच्चे सीख पा रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की ना सीख पाने की कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में और ज़्यादा कठिनाई की ओर ले जाती है। मतलब कि बच्चों की कक्षाएं तो बढ़ जाती हैं, हर साल वो न्यू क्लास में पहुंच जाते हैं, बट क्योंकि उन्हें अपनी पिछली कक्षा के ही संपूर्ण जो भी लर्निंग आउटकम्स उनका होना चाहिए था उसका ज्ञान नहीं होता, तो वो अगली कक्षा में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसमें हम कैसे उनकी शुरुआती तैयारी कराएं। तो सबसे पहले तो हम उन्हें सुनने और बोलने के मौके प्रस्तुत करें, उनको अवसर दें मौखिक अभिव्यक्ति के, उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के अवसर दें, उनको रचनात्मक क्रियाकलापों में लगाएं, अपनी बात को वो अपनी भाषा में कह सकें, हम उन्हें ऐसा अवसर दें। इसके अलावा बच्चे अपनी रुचि और पसंद के अनुसार चीज़ों को देखें, गिनें, उनको इकट्ठा करें, अनुमान लगाएं, बातचीत करें, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें बनाएं और समूह में खेलने वाले कार्य करने के मौके हम उन्हें दें। तो हम उन्हें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम दो विषय में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली है भाषा और दूसरा है गणित। भाषा का जब हम विकास करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको हम 4 प्रकार से उसकी दक्षताओं के विकास की बात करते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब
यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम भाषा के विकास को किस रूप में देखें और उसके लिए क्या विकास करें। अगर बच्चे की सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित हो गई है तो वो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। यानी सबसे पहले हमें उन्हें सुनने और बोलने का जो कौशल है उसी की उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको उसको सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं गणितीय दक्षता की। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि बच्चा गिनती सुना लेता है, ठीक है, लेकिन उसको संख्या बोध का जो उचित प्रकार से संख्या बोध उसको नहीं हो पाता। यानी कि अगर हम 59 और 69 में उससे अंतर पूछें या 79 और 89 में, तो बच्चे नहीं बता पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं से जोड़ना है, जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दहाई। अगर हम ये चीज़ें उन्हें सिखा दें तो फिर वो बाकी चीज़ों को भी आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए जो शुरुआती स्तर है उसमें एक सिद्धांत दिया गया है ELPS। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। इसका मतलब है E से होता है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L है हमारा लैंग्वेज भाषा की समझ, P हमारा बताता है पिक्चर यानी चित्र, और S से है सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह, चिन्ह जिसे हम कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा आधारशिला मॉड्यूल है इससे बच्चों और शिक्षकों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो अगर हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उनमें भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, और जब उनमें भाषा और गणित की बुनियादी समझ हो जाएगी तो ये उन्हें अन्य विषयों को सीखने में भी आधार का काम करेगी या नींव का काम करेगी। दूसरा, उनमें कार्य और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, और मानवीय मूल्य, जब हम उन्हें समूह में कार्य करना सिखाएंगे तो उनमें एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का भी विकास होगा। और अगर हम इसको देखें कि शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो बच्चों में शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में होगा कि जो भाषा की मूलभूत दक्षताएं हैं उनको विकसित करने के उपाय जान सकेंगे, गणितीय दक्षता और उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, और फिर इस समझ और कौशल का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि हम इस हस्त पुस्तिका का या इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही 5 सवाल पूछने, मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं कैसे अच्छी तरह से करूं, और जो मैं कर रहा हूं क्या वो ठीक है, और मुझे अपना काम और अच्छे से करने में कहाँ से मदद मिलेगी। तो भाई देखो, ये जो पहले 3 सवाल हैं इनमें तो हम कुछ भी नवाचार अपनी कक्षा में ला सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। और जहाँ तक पिछले 2 सवालों का बात है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वह ठीक है और मुझे कहाँ से मदद मिलेगी, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर SRG और ये सभी जिलों में है, SRG और ARP का गठन किया गया है, अकादमिक रिसोर्स पर्सन। ये ब्लॉक लेवल पर होते हैं, तो ये हमारी मदद करेंगे क्योंकि ये समय समय पर आकर इसी के आधार पर कक्षाओं का मूल्यांकन करेंगे। अब हम देखते हैं कि आधारशिला में क्या है। आधारशिला, अब यहाँ पर फिर से इसके भागों के बारे में बता दिया गया है। अब क्या है, यहाँ पे तो फिर से उसके भाग के बारे में चर्चा कर ली गई। ये हम शुरू में ही देख चुके हैं, स्टार्टिंग में ही, कि हम इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। अब हम देखेंगे कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है कि अपनी कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य और उनसे संबंधित संकेतक को हम ध्यानपूर्वक पढ़कर शिक्षण योजना बनाएंगे। दूसरा काम हमें क्या करना है, अप्रैल से जुलाई के मध्य हमें 50 दिन का फाउंडेशन लर्निंग शिविर बनाना है, जिसके आधार पर उसी की दैनिक समय सारणी जो कि इसी मॉड्यूल में दी गई है उसके आधार पर हमें कार्य करना है। अब हमें देखना है कि जो लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना है उसको हमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले हमें शिक्षण योजना पर जो हमारी समझ है उसको शिक्षण योजना में बदलना है। मीन्स ये नहीं है कि हम सिर्फ एक अपना दस्तावेज तैयार कर लें, बल्कि उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हों। जो भी हम शिक्षण योजना बनाएं उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हों। जैसे कि आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये 3 मॉड्यूल हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। आधारशिला में दिया गया है ERAC यानी कि एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन,
एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, ERAC। ये बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ERAC का क्या अर्थ है और ये किस पर आधारित है? तो ये बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है। और ध्यान आकर्षण में दिया गया है शिक्षण अधिगम चक्र यानी टीचिंग लर्निंग साइकिल, जिसे कहते हैं TLC। ये किस पे आधारित है? ये कक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं पर आधारित है। तो ये दोनों ये बच्चों के लिए है और ये टीचर्स के लिए है। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना है। मीन्स कोई भी बच्चा रह नहीं जाए। ऐसा ना हो कि हम कुछ बच्चों पर तो ज़्यादा ध्यान दें, वो अच्छे से पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ बच्चे पीछे रह जाएं। तो हमारे यहाँ पर प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, आप सभी को पता ही होगा, सभी के स्कूल में उपलब्ध होंगी। तो हमें उसी के आधार पर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि कोई भी बच्चा अपने जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है उसको पाने से वंचित ना रह जाए। तो इसके लिए हमें 50 दिन का एक ध्यान आकर्षण शिविर बनाना है, जिसके आधार पे हम आगे का कार्य करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का सबसे पहले आरंभिक परीक्षण करना है। फिर हम देखेंगे कि उनको किस लर्निंग आउटकम की जानकारी है। कक्षा 1 और 2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की अगर आवश्यकता है तो हम उन्हें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में ले जाएंगे। और जैसे जैसे बच्चे 1-2 का लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे फिर हम उन्हें 3, 4 और 5 स्तर पे ले जाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम उनको उनके निर्धारित लर्निंग आउटकम तक ले जाएंगे, जिससे कि वो अपनी आने वाली कक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करें। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि शिक्षक द्वारा भी बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर होता है बच्चे का सीखना। तो हमें जो भाग 6 है, आधारशिला का जो भाग 6 है, वो हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। उसमें पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। और इसके लिए शैक्षिक सुधार की मुहिम में हम अकेले नहीं हैं, हमारे लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP भी हैं, जो नियमित अवधि पर स्कूलों को विजिट करेंगे। और अगर हमें शिक्षण संबंधी कोई भी कठिनाई है, कोई भी समस्या है, तो हम उनसे बेहिचक अपनी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है लर्निंग आउटकम। अब इस लर्निंग आउटकम में लर्निंग आउटकम क्या है, पहले तो हम यही देखते हैं। तो भाई ऐसे जो भी हमारा लक्ष्य अथवा दक्षताएं, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो भी लक्ष्य और दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, हम उन्हीं को लेकर अपना कक्षा शिक्षण करते हैं। फिर उसके अलावा हम अनेक सह शैक्षिक गतिविधि, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आयोजित करते हैं, जिन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो जो लर्निंग आउटकम है वो अधिगम परिणाम है या सीखने का प्रतिफल है या अपेक्षित दक्षताएं हैं। और इनको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली है केंद्रिक लर्निंग आउटकम यानी फोकल लर्निंग, सेकंड है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और थर्ड है उप लर्निंग आउटकम, जिसके आधार पर हम कक्षा में शिक्षण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य और आकलन संकेतक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है कक्षा 1 के लिए सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना। तो इसमें क्या है कि बच्चे अलग अलग आवाज़ें पहचान लेते हैं और उनमें अंतर कर लेते हैं कि ये घंटे की आवाज़ है और ये ढोल की आवाज़ है। बच्चे समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं, अक्षर को पहचान लेते हैं, शब्दों को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से इसमें सभी कक्षा के लिए अलग अलग संकेतक दिए गए हैं, जिनसे हमें पहचान हो जाएगी कि हमारे बच्चे किस कक्षा के लर्निंग आउटकम को समझ पा रहे हैं। भाषाई कौशलों का विकास। यहाँ पे क्या है कि छोटे बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जब बच्चे किसी वस्तु के साथ खेलते हैं तो उसको उलटते पलटते कुछ बोल रहे होते हैं। तो हमें यहीं पर हमें अपनी कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना है कि बच्चे आसानी से इस क्रिया को कर सकें। बच्चों की भाषा का संबंध उन अनुभवों से है जिन्हें वे अपने हाथों और शरीर से स्वयं करते हैं, यानी कि वो जिस वस्तु के संपर्क में आते हैं वो उससे रिलेटेड शब्द और क्रियाकलाप साथ साथ करते रहते हैं। तो यहाँ हमारी ये जिम्मेदारी है, एक टीचर के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे बच्चे भाषा को लगातार जीवन के अनुभवों और चीज़ों से जोड़ सकें। और इसके लिए भाषा के लिए जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, 4 चीज़ें हैं, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, जिनसे वो आसानी से
इस भाषाई कौशल को विकसित कर सकते हैं। गणितीय कौशलों का विकास करने के लिए क्या है कि बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं जिसमें वो गिनने, मिलाने, निकालने जैसी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो यहाँ भी ये है कि बच्चे स्कूल में दाखिला लेने तक ही गिनती को मौखिक रूप से सुनाने की शुरुआत कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे गणित विषय के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं इस मॉड्यूल के अनुसार। वो हैं कि बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं, यानी कि वो आसानी से जोड़ के बता सकते हैं कि 2 और 2 4 क्या 2 और 2 4 होते हैं, चाहे वो उनको पहचान नहीं पाए, चाहे उन्हें सब अभी गिनती की पहचान नहीं है, बट वो मौखिक रूप से बता पाते हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में भी देख पाते हैं और बच्चे स्थान और मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं। तो इस तरह कुछ तो कौशल उनमें पहले से होता है और फाउंडेशन लर्निंग उसको आगे के सीखने के लिए आधार का कार्य करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे शुरुआत के 8 साल तक बहुत कुछ सीख लेते हैं, जबकि उन्हें स्कूल आए हुए 2 या 3 साल ही होते हैं, यानी कि वो घर से ही उनके सीखने की शुरुआत हो चुकी होती है। तो सीखना और सिखाना एक गतिविधि आधारित शिक्षण हम कैसे करें? तो इसके लिए हम बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में लगा सकते हैं जिससे कि उनकी मानसिक सक्रियता बढ़ जाए। तो इसके लिए चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना हमारे अंदर होता है और इसमें 4 इसके चरण हैं: एक्सपीरियंस, अनुभव, रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और कंसोलिडेशन, निष्कर्ष या कंक्लूजन। अनुभव क्या है? किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना, यानी खुद करके सीखना। रिफ्लेक्शन, जो भी हमने कार्य किया उसके बारे में सोचना, विश्लेषण करना। एप्लीकेशन, हम स्वयं करेंगे, प्रयोग, अभ्यास अलग अलग तरीके से। और कंसोलिडेशन में हम नतीजे निकालेंगे। तो ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखना एक साइकिल में होता है। कैसे? एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्शन, फिर एप्लीकेशन और फिर कंसोलिडेशन। तो इस तरीके से हम सीखने को आगे बढ़ा सकते हैं। सीखने के लिए बच्चों को कैसा वातावरण होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकें? सबसे पहले सरलता, सहजता और आनंददायी वातावरण। दूसरा, आपसी सहयोग, समूह के साथ कार्य और सबकी भागीदारी। चुनौती और जीतने की इच्छा। भाई जब बच्चे खेलते हैं तो खेल खेल में ही उनके अंदर ये होता है ना कि हाँ जी, ये वाला गेम हमने जीता। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, स्व अनुशासन और स्वयं के नियम का निर्धारण। बच्चे खेल में खुद के नियम कायदे बना लेते हैं और उनका पालन भी करते हैं। गलतियां और सुधार के मौके। अनजाने और व्यवहार परक रूप में सीखना स्थायी होता है। अब क्या है गतिविधि? तो हम गतिविधि हम कैसे करा सकते हैं? अलग अलग प्रकार की गतिविधियां इसमें दी गई हैं। जैसे गतिविधि एक लचीला ढांचा। यहाँ पर एक गतिविधि का नाम है कि कुछ चीज़ों के नाम बोले जा रहे हैं, किसी खास श्रेणी के नाम पर ताली बजानी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम सम संख्या बोलेंगे तो ताली बजानी है, जब हम कोई संज्ञा बोलेंगे तो ताली बजानी है, विशेषण शब्द पर ताली बजानी है। तो इस तरीके से हम किसी खास अक्षर वाले शब्द पर ताली बजानी है। तो इस तरीके से हम गतिविधि के द्वारा बच्चों को लर्निंग करा सकते हैं। गतिविधि के प्रकार कितने हैं भाई? यहाँ पर 3 या 4, यहाँ पर 3 प्रकार की गतिविधि है। मौखिक गतिविधि है जिसमें हम बच्चों को बोलने का, कहने का अवसर देते हैं। लिखित गतिविधि है जिसमें हम उनसे कुछ भी लिखने को कह सकते हैं, उंगली फिराने को कह सकते हैं, कोई पैटर्न बनवा सकते हैं, कोई लाइन खींचने को कह सकते हैं। और फिर तीसरी है सामग्री आधारित गतिविधियां, जिसमें कि हम किसी सामग्री का प्रयोग करते हुए कोई गतिविधि कराते हैं, जिसमें हम आराम से 30 या 40 मिनट तक उस गतिविधि को करा सकते हैं। आईसीटी आधारित गतिविधि में जैसे दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, तो हम वहाँ भी डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। और गतिविधि हम कैसे बनाएंगे? वस्तुओं के सहारे, परिस्थितियों के सहारे, परिचित गतिविधियों के प्रारूप में, लर्निंग आउटकम से उसको जोड़ेंगे और हम पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में लर्निंग आउटकम को पहचान कर उससे भी अपनी गतिविधि को जोड़ सकते हैं। अब हम अपनी कक्षा में प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो भाई इसके लिए
हमें कक्षा का प्रबंधन इस तरीके से करना होगा, बच्चों को बिठाने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी नज़र प्रत्येक बच्चे पर रहे। दूसरा, जो हमारी शिक्षण योजना है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें हम हर तरीके के बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकें। और तीसरा है इसमें आकलन और मूल्यांकन कि किस बच्चे ने कितना सीखा। कक्षा प्रबंधन में हम बच्चों को इस तरीके से बिठा सकते हैं कि जिससे कि हर बच्चे के लिए कोई भी गतिविधि करना रुचिकर हो जाए। अब जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं होंगी वो किस प्रकार से गतिविधि पर आधारित होंगी, इसके लिए भी टाइम की बाउंडेशन दी हुई है। जैसे कि हम शिक्षण के प्रारंभ में प्रस्तावना करेंगे जिसमें हम 5 मिनट्स का समय लेंगे। फिर हम शिक्षण के दौरान जो उनको गतिविधि कराएंगे या अभ्यास के अवसर देंगे वो हम 20 से 25 मिनट्स का समय लेंगे उसके लिए। और शिक्षण की समाप्ति पर हम उनका आकलन करेंगे, उसके लिए हमारे पास 10 मिनट्स का समय होगा। तो इस प्रकार हम आसानी से उन्हें गतिविधियों द्वारा समझा सकते हैं। और ये इससे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गतिविधि के लिए कितने मिनट का समय दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि योजना के निर्माण में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हम में से सबको ही पता होगा लगभग कि क्या क्या है कि बच्चों के पूर्व अनुभव क्या हैं, उनको वहाँ से आगे क्या सिखाना है, किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है, कैसे सिखाना है, मीन्स उसका तरीका क्या होगा। समय निर्धारण यानी कि हम कितने समय में इसको अपनी इस गतिविधि को कर पाएंगे, क्या सिखाना है यानी उससे हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, कितना सिखाना है। फिर हम देखेंगे कि गतिविधि का प्रकार क्या होगा, मौखिक, लिखित या फिर सामग्री के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी पाठ योजना बनाने में इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो भाग 1 है उसकी समाप्ति होती है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम भाग 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।